हेलो, दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट की डिज़ाइनिंग के आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका पहला रीज़न ये है कि टू कंट्रोल द प्रोपगेशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स एंड अवॉइड अब्रप्ट फेलियर। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी एक्सीडेंटल लोड की वजह से कंक्रीट में कोई क्रैक पड़ गया, तो वो कंक्रीट का क्रैक क्या होता है, कंक्रीट चूँकि ब्रिटल मटेरियल होता है तो वो कंक्रीट का क्रैक पूरे के पूरे कंक्रीट बीम में प्रोपगेट करता चला जाएगा। तो उस प्रोपगेशन को रोकने के लिए हम लोग कंक्रीट में एक स्टेरअप प्रोवाइड करते हैं जो कि उस प्रोपगेशन को रोक देता है, और कंक्रीट का जो वो क्रैक है वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके अपने आप रुक जाता है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, प्रिवेंट सडन फेलियर ऑफ बीम इफ़ कंक्रीट बस्ट एंड बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड टेंशन इन्फोर्समेंट इज़ लॉस्ट। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बीम है और ये इसका टेंशन इन्फोर्समेंट है, और ये इस सामने से देखने पे ऐसे देख रही है, ये कंक्रीट है और ये इसका टेंशन इन्फोर्समेंट है। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि ये टेंशन इन्फोर्समेंट के बीच का और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, और तो क्या होगा, और कंक्रीट टूट गई, तो क्या होगा, जो कंक्रीट है वो यहाँ से इन जगहों से होके गिरने लगेगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हम लोग टेंशन इन्फोर्समेंट के साथ साथ मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि इस बॉन्डिंग को रोक सकता है। तीसरा रीज़न क्या है, प्रिवेंट सडन फेलियर ड्यू टू श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेस एंड इंटरनल क्रैकिंग इन द बीम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि बीम जब सेट होना चालू करती है, तो हम जानते हैं जब कंक्रीट सेट होना चालू करती है तो उसमें श्रिंकेज आती है। श्रिंकेज आने की वजह से क्या होगा कि नीचे जहाँ पे टेंशन इन्फोर्समेंट पड़ा है वहाँ तो कम श्रिंकेज आएगा, लेकिन जहाँ पे टेंशन इन्फोर्समेंट नहीं है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं है, तो यहाँ श्रिंकेज ज़्यादा आएगा। तो बीम का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, वार्पिंग आ जाएगी। तो उस वार्पिंग को रोकने के लिए हम लोग मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो ऑन ड्राइंग श्रिंकेज आएगी वो कंट्रोल करी जा सके। और चौथा और लास्ट वो है कि होल्डिंग रेनफोर्समेंट इन प्लेस व्हेन कंक्रीट इज बीइंग कास्टेड। इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम जब बीम कास्ट करना चालू करते हैं तो पहले हम लोग फ्रेम बना लेते हैं, तो उस फ्रेम में जैसे जो हम स्टील रख रहे हैं, तो जब हम उसमें सीमेंट या कंक्रीट डालेंगे तो ऐसा ना हो कि जब हम लोग सीमेंट या कंक्रीट उसमें डाल रहे हैं तो वो अपनी जगह से स्टील हट जाए, तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी बीम फेल कर जाएगी। तो उस स्टील को भी अपनी जगह पर रोकने के लिए हम लोग मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जो स्टिरअप रीइंफोर्समेंट होता है, उसका हम लोग डाया कितने से कितने तक ले सकते हैं। जो स्टिरअप्स रॉड होती हैं या स्टिरअप बार्स होती हैं, उनका डाया हम लोग 6 से 12 mm तक ले सकते हैं। जनरली हम लोग 8 mm डाया की 2 लेगेड वर्टिकल स्ट्रिप्स अडॉप्ट करते हैं, और जो लेंथ ऑफ द लेग होती है वो हमेशा 6 टाइम्स ऑफ डाया से बड़ी होनी चाहिए ऑलवेज। नेक्स्ट है, अगर टाउ वी इज़ स्मॉलर देन टाउ सी, मतलब नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस आई वो हमारे टाउ सी शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट से कम है, तो हम लोग मिनिमम रीइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड करेंगे। उस मिनिमम इस रीइंफोर्समेंट के लिए जो स्पेसिंग निकलेगी, उस स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू ASB अपॉन 0.4 इंटू B, वेयर B इज़ द विड्थ ऑफ द बीम, ASB इज़ द शेयर एरिया एंड FY इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इन स्टिरअप्स। ASB क्या होता है, ASB होता है शेयर एरिया एंड टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल द लेग्स। मान लीजिए हमने ये एक स्टिरअप प्रोवाइड करी जो 2 लेगेड स्टिरअप है, जिसमें हम लोगों ने 10 mm डाया की सरिया यूज़ करी है। तो इसका ASB कैसे निकलेगा, तो इसका ASB निकालने के लिए क्या करेंगे, π/4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। ये 2 है जो ये 2 लेग को डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 157 mm स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लें 2 लेगेड 8 mm स्टिरअप डाया है, तो इसका ASB कितना हो जाएगा, 2 लेगेड है तो 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। नेक्स्ट है कि स्टिरअप ओनली मेड ऑफ Fe 250 और Fe 415 नॉट ऑफ द Fe 500। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है सरिया का, वैसे वैसे उसका कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे सरिया में कार्बन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ब्रिटलनेस बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ब्रिटलनेस बढ़ती चली जाएगी उसके स्टिरअप्स बनाना मुश्किल होता जाएगा और वो आसानी से टूट सकते हैं, वो इतने इलास्टिक नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा Fe 250 या Fe 415 के सरिया का ही स्टिरअप बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगर टाउ वी की वैल्यू, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ सी मैक्स से तो छोटी है लेकिन टाउ सी से बड़ी आती है, तो हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे।
तब हम लोग स्पेसिंग देंगे 0.87 FY इंटू ASV अपॉन टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोड में भी कई बार ऐसे लिख के आता है ASV अपॉन BD टाउ वी माइनस टाउ सी अपॉन 0.87 अपॉन FY इंटू S अपॉन D। नेक्स्ट है कि जो स्पेसिंग है वो इन तीन में से जो मिनिमम होता है उससे बड़ी नहीं होना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो तीन कंडीशन है 0.75 D या 300 mm या 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B में से जो मिनिमम होगा स्पेसिंग उससे बड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जहाँ पर शियर फोर्स कम होगा वहाँ स्पेसिंग बढ़ा देंगे। लाइक जैसे एट अ सेंटर ऑफ द बीम जो शियर फोर्स होता है वो कम होता है, तो हम लोग वहाँ पे स्टिरअप रिइंफोर्समेंट में जो वो होता है, जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पेसिंग कम कर देंगे। जैसे सपोर्ट पे शियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर जो स्टिरअप्स के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो पास पास होती है। नेक्स्ट है डिज़ाइन शियर फोर्स। डिज़ाइन शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जो अभी हमने स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़ा 0.87 FY ASV अपॉन D टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD, तो हम लोग BD का भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाउ वी इंटू BD टाउ सी माइनस BD, और ऊपर यही रहेगा। टाउ वी BD क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड शियर फोर्स, नॉमिनल फैक्टर्ड शियर फोर्स। BC क्या हो जाएगा, शियर फोर्स इन द कॉन्क्रीट, तो ये क्या हो जाएगा VUS, इसको हम लोग लिख देंगे ओवरऑल को VUS। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा डिज़ाइन शियर फोर्स, कि मतलब जितना आ रहा है इससे जितना ज़्यादा आ रहा है हम लोग उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.87 FY ASV अपॉन D ASV इंटू D अपॉन S। नेक्स्ट है डिज़ाइन शेयर फोर्स। डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या होता है, डिज़ाइन शेयर फोर्स होता है कि जो जिस फोर्स के लिए हम लोग स्टेरअप्स को डिज़ाइन कर रहे हैं वो होता है डिज़ाइन शेयर फोर्स। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा जो अभी हमने स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़ा S इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV इंटू D अपॉन टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD का भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ वी इंटू BD माइनस टाउ सी इंटू BD। तो ये हो जाएगा फैक्टर्ड शेयर फोर्स माइनस शेयर फोर्स इन द कॉन्क्रीट, शेयर फोर्स ऑफ द कॉन्क्रीट। तो ये मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, टाउ VU माइनस VC का मतलब क्या हुआ कि जितना आ रहा है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा से आ रहा था, तो उससे ज़्यादा से के लिए हम लोग जो स्टेरअप्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा डिज़ाइन शेयर फोर्स, तो ये हो जाएगा VUS। तो VUS हो जाएगा 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन S। नेक्स्ट है व्हेन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन द बीम। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारी बीम है और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमारी शियर स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तब नेक्स्ट है व्हेन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन द बीम। मान लीजिए हमारी बीम है और इस पर नेक्स्ट है व्हेन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन द बीम। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी बीम है और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो हमारी शेयर स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब हमारी शेयर स्ट्रेंथ डेल्टा फैक्टर से बढ़ा दी जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारी नई शेयर स्ट्रेस आएगी वो हो जाएगी डेल्टा इंटू टाउ सी। जो ये डेल्टा की वैल्यू है, ये डेल्टा की वैल्यू हमेशा 1.5 से कम होनी चाहिए, और जो ये डेल्टा की वैल्यू है ये WSM में डेल्टा इक्वल टू 1+5P अपॉन AG इंटू FCK होती है, और ये इसकी वैल्यू LSM में डेल्टा इक्वल टू 1+3PU अपॉन AG इंटू FCK होती है। थैंक यू।